हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को बहुत लंबे समय से माइग्रेन बना रह जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या कौन सी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया कि माइग्रेन होता क्या है, किस कारण से होता है, किन किन फूड आइटम्स को हमें खाने में ऐड ऑन करने से माइग्रेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियोस को हम देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअली परेशानी कहाँ पर आ रही है। एक्चुअली परेशानी आ रही है आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि माइग्रेन जो बीमारी है वो आपका ब्रेन का एक डिजीज़ है जिसके अंदर आपके कोई भी स्टिमुलस अगर हम रिसीव कर रहे हैं, चाहे मैं आपसे बात कर रही हूँ, चाहे किसी चीज़ को देख रही हूँ या सुन रही हूँ, ब्रेन के अंदर n नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल भेजने के लिए। तभी ब्रेन मैसेज रिसीव कर पाता है और हम एक्शन ले पाते हैं। और वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का काम होता है जो ब्रेन के अंदर कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। इस टाइम पे मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, कुछ स्पीच डिलीवर कर रही हूँ, तो n नंबर ऑफ रिएक्शंस मेरे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, तभी मैं उसको प्रोसेस करते हुए आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो हमें समझना क्या ज़रूरी है कि अगर उस पाथवे के अंदर जहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज जा रहा है, एक ब्रेन के सेल से दूसरे ब्रेन के सेल तक वो कनेक्शन बन रहा है, उसके बीच में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसके अंदर एक केमिकल होता है आपका सेरोटोनिन। जैसे ही किसी को माइग्रेन का अटैक स्टार्ट होता है या ऑनसेट शुरुआत ही होती है, उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है, एक केमिकल जो होता है सेरोटोनिन, जो आपके मूड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, गुड मूड को बूस्टअप करता है, उसकी प्रोडक्शन अचानक से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उसकी प्रोडक्शन लोअर डाउन होनी स्टार्ट होती है, पेशेंट को मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ के साथ पेशेंट की बॉडी में बहुत टायर्डनेस बननी शुरू होती है, पेशेंट को यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये सारे सिम्टम इनिशियल फेज के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब ब्रेन के पाथवे के अंदर किसी भी मैसेज को प्रोसेस करने के अंदर अगर कोई भी डिले आ रहा है या उस दौरान सेरोटोनिन की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, तो हमारे ब्रेन में क्या देखने को मिलता है, अचानक से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करती हैं, नैरो होने लगती हैं। अचानक से जब ब्लड वेसल्स नैरो होने लगती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, उन पे प्रेशर आता है, तो पीछे से ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से आना स्टार्ट होता है उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि ब्रेन को ब्लड अच्छे तरीके से मिलता रहे। बट जब ऐसा एपिसोड हो रहा होता है, उस टाइम पे माइग्रेन अटैक के दौरान जब हेडेक स्टार्ट होता है, तो अचानक से वैसो डायलिटेशन हो जाती है, मतलब वहाँ की वेसल्स दोबारा से डायलेट करती है। यही ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलिटेशन जब डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही पल्सेटिंग काइंड ऑफ हेडेक या थ्रॉबिंग काइंड ऑफ हेडेक बनना स्टार्ट होता है। मोस्टली ये यूनिलेटरल देखने को मिलता है, मतलब एक ही तरफ देखने को मिलता है, मे बी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, मे बी राइट साइड ऑफ द बॉडी, और आपके नेक तक भी रेडिएट कर सकता है। ये इतना सिवियर होता है कि पेशेंट को आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है, कोई भी लाइट है, साउंड है, उससे बहुत तेज़ इरिटेबिलिटी होनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट इसको एक्सेप्ट ना करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होना स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत सिवियर डिस्कम्फर्ट पेशेंट की बॉडी में बन रहा होता है। अगर पेशेंट किसी डार्क रूम में या अंधेरे कमरे में चला जाता है या कोने में थोड़ी देर शांति से भी बैठ जाता है, तो ये एपिसोड कुछ हद तक सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है। तो ये हमने मैकेनिज्म समझा कि माइग्रेन होता क्या है और इसके अंदर परेशानी ब्रेन में क्या आ जाती है। अब जब किसी को कॉन्टिन्यूसली माइग्रेन अटैक्स बने रहते हैं, लाइक किसी को क्रॉनिक माइग्रेन अब हो चुका है, तो एवरी 15 डेज से भी पहले, मान लीजिए हर 4-5 दिन में आपको माइग्रेन अटैक आना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट करती है, उसका ब्रेन भी सफ़र करता है, ब्रेन की सप्लाई भी, ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होनी स्टार्ट होती है। ब्रेन तक खून का दौरा अच्छा नहीं जा पाता, क्योंकि बार बार वहाँ पर नसों पे दबाव आ रहा है, अचानक से वहाँ का दबाव हट जा रहा है। तो इस डिस्टर्ब्ड पाथवे के मैकेनिज्म के अंदर पेशेंट का शरीर सफ़र करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आपके ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है, आप फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आप जैसे जिम जाते हो, बार बार कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, आपके हाथ पे हार्डनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ का टिश्यू
हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है या सूजन आने लग जाती है। वही सेम कंडीशन रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेटेशन ब्रेन की वेसल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर क्रिएट कर देती है। वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने लग जाते हैं, मतलब ब्रेन के अंदर कुछ कुछ एडिमा, स्वेलिंग देखने को मिल जाता है। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जैसे ही वहाँ की ब्लड सप्लाई हैम्पर होनी स्टार्ट होती है तो जितनी भी वेसल्स आपके ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, खून लेकर जा रही है, खाना पीना लेकर जा रही है, ऑक्सीजन लेकर जा रही है, न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रही है, वो वेसल्स धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट, दबाव आना स्टार्ट होता है। नैरोइंग जैसे ही होनी स्टार्ट होगी, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगेगी ब्रेन के कुछ एरिया के अंदर, और वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खून का थक्का भी आ सकता है। उस कंडीशन में पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, जो लीड करता है आगे चलकर हेमीपैरेसिस में, या आपका मोनोप्लेजिया भी हो सकता है, पैरेसिस भी हो सकता है, मतलब कि आपका एक साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो सकता है, हाथ या पैर दोनों भी हो सकते हैं, मे बी राइट साइड, मे बी लेफ्ट साइड, या फिर आपका एक बॉडी पार्ट जैसे कि आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड भी अफेक्टेड हो सकता है, या फिर आपका स्पीच में कोई हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के अंदर जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ वो कौन से एरिया में हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया है जो आपकी स्पीच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए उस एरिया में कोई भी डैमेज होता है किसी क्लॉट के कारण से, या वहाँ की कोई भी वेसल रप्चर हो गई, हेमरेज हो गया, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की स्पीच में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। मे बी पेशेंट बोल नहीं पा रहा होता है, कंप्लीट एफोनिया हो जाता है, या कभी कभार स्लर्ड स्पीच होती है, मतलब ठीक से नहीं समझा पा रहा। तो ये कॉम्प्लिकेशन माइग्रेन के अंदर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम डेली अगर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स देख रहे हैं श्रेयास में, तो उसके पीछे हम रीज़न जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर वैल्यूज़, साथ के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़, या रिपीटेड ट्रॉमा टू ब्रेन। रिपीटेड ट्रॉमा एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी इस पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तो पेशेंट का कोई भी जो पार्ट अफेक्टेड है, चाहे लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, उसकी मूवमेंट की अंदर कमी आनी स्टार्ट हो जाती है, फंक्शनिंग वहाँ की कम होती चली जाती है, पेशेंट ठीक से चल फिर नहीं पाता, या बात नहीं कर पाता, अपनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रहती, मतलब सोच समझ नहीं पाता। अगर आप फॉर एग्जांपल पेशेंट से पूछोगे कि आप अपना नाम बताइए, आपके साथ कौन आए हैं, वो ठीक से नहीं बता पाता, क्योंकि वो पहचान नहीं पाता, उसकी मेमोरी पे भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो हमने एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया जो माइग्रेन की वजह से देखने को मिल सकता है, और वो बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि स्ट्रोक के बाद रिकवरी उतनी आसान नहीं होती। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि माइग्रेन को हम इनिशियली ही मैनेज कर सकें, ताकि हम इस कॉम्प्लिकेशन तक बढ़े ही ना। इस कॉम्प्लिकेशन तक हम ना बढ़ें, इसके लिए हमें अपनी बीमारी की कंप्लीट नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। कंप्लीट नॉलेज किस कारण से ये बीमारी हो रही है, और ऐसे कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिनको हम वहाँ से अगर रिमूव कर देते हैं तो आपकी बीमारी स्लो डाउन हो जाती है, रिकवर होने आप स्टार्ट हो जाते हो। उस सब के बारे में हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। अब हमने बात की एक कॉम्प्लिकेशन की जो माइग्रेन की वजह से देखने को मिल जाती है बॉडी में, एक अलग से ही बीमारी हमारी बॉडी सफ़र करना स्टार्ट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की तरफ, जो है डिप्रेशन। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी मेजर कॉम्प्लिकेशन है माइग्रेन की। अब ऐसा क्यों होता है माइग्रेन पेशेंट्स के अंदर, वो समझना ज़रूरी है। जैसे ही किसी को माइग्रेन अटैक इनिशिएट होता है, जैसा कि हमने बात किया कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, आपके जितने भी केमिकल रिलीज ब्रेन के अंदर हो रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कंप्लीट मैसेज लेकर जा रहे हैं, उसके बीच में, उसके पाथवे के बीच में अगर कोई भी हिंड्रेंस आ रही है, चाहे आपका लो प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, लो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन की वजह से, तो देखने को क्या मिलता है, पेशेंट के ब्रेन के अंदर बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। मान लो आपको 4-5 दिन के बाद माइग्रेन अटैक रिपीट हो रहा है, या मे बी 15 डेज का गैप भी है, तो अगर ऐसा कॉन्टिन्यूस हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है, हमारी बॉडी डिस्कम्फर्ट के अंदर कॉन्टिन्यूसली अगर चल रही है, तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि अगर सेरोटोनिन की प्रोडक्शन डाउन हो रही है तो आपको मूड स्विंग स्टार्ट हो जाते हैं। जब रिपीटेडली बॉडी एंड ब्रेन इतना ज़्यादा सफ़र करता है माइग्रेन अटैक से कॉन्टिन्यूसली, तो एक टाइम पर बॉडी एंड ब्रेन थक कर, हार मानकर परेशान हो जाते हैं और वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली। पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहना स्टार्ट हो जाता है, उसके स्टमक के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक कॉन्टिन्यूस कभी भी कॉन्स्टिपेशन होना या कॉन्टिन्यूस कभी भी डायरिया होना। जैसे कि हम एंग्जाइटी डायरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब आपको बहुत ज़्यादा फियर है या परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो अचानक से लूज मोशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये समझना इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जब भी ऐसा कुछ, कोई भी फियर या कोई भी परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल रिलीज कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से जो गट है वो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? जो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हमारे पेट में कोई भी डिस्कम्फर्ट बनता है, लाइक फ्लैटुलेंस, मोशन का ठीक ना आना, कोई भी डिस्कम्फर्ट बनना, कोलाइटिस बनना, तो आगे चलकर आप कोई भी मेंटल एलिमेंट से सफ़र कर सकते हैं। चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, पेशेंट को बार बार घबराहट होना, पैनिक अटैक्स आना, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। बस पेशेंट को डर है ऐसा कुछ हो ना जाए, या फिर घबराहट है कि मैं ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाऊंगी, या मैं उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या लीड करते हैं? कॉन्टिन्यूस थॉट्स आपके ब्रेन में ऐसे रन करते रहते हैं और पेशेंट उन थॉट्स को, इमेजिनेशंस को अपने माइंड में एक ट्रुथ बनाते हुए सफ़र करने लगता है इन सारी कॉम्प्लिकेशन से। पेशेंट को लगता है मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो बाहर वाले क्या सोचेंगे, या मेरी परफॉर्मेंस अब डाउन हो रही है, मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। चाहे आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड है, चाहे आप स्पीच डिलीवर कर रहे हो, ईदर आपकी स्टडीज़ है, को करिकुलर है, या आपका करियर है, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, अगर पेशेंट के माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो वो कहीं ना कहीं लीड कर जाता है डिप्रेशन की तरफ। कॉन्टिन्यूसली ब्रेन अगर इतने थॉट्स वहाँ पर बेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट की बॉडी तो सफ़र ही करती है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके बार बार ऐसा सोचने से ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे कंप्लीट नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है और हमारा गट डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। हमें IBS की शिकायत देखने को मिल सकती है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके अंदर मेजर कोई डिफॉर्मिटी नहीं बनती आपकी इंटेस्टाइन्स में या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने को कम मिलते हैं। अदरवाइज़ ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की तरफ ज़्यादा हमें इशारा देता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है या आपको स्लीप प्रॉपर नहीं मिल रही या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है किसी भी थॉट्स की वजह से, तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करना स्टार्ट करती है। चाहे आपकी गट की डिस्टर्बेंस ही क्यों ना हो, या आपकी मेमोरी लॉस क्यों ना हो, चाहे आपका स्लीप का पैटर्न और ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों ना हो, या डिप्रेशन की तरफ बढ़ना क्यों ना हो। तो हम समझ गए कि जो माइग्रेन है वो कितनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस को आगे चलकर क्रिएट कर सकती है। तो इनिशियली ही इस बीमारी को हमें जड़ से ख़त्म करना है, ताकि आगे चलकर हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बहुत ही कोसों दूर रहें। क्योंकि एक बार अगर ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है तो नॉर्मली सोशल इश्यूज़ को हम जैसे डील करते हैं, लाइक पेशेंट को अगर बोला जाता है कि आपको साइकेट्री डिपार्टमेंट में विज़िट करना है, तो पेशेंट को लगता है पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है। मेंटल हेल्थ पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम डिप्रेशन के पेशेंट हैं नहीं तो नहीं है, या एंग्जाइटी के पेशेंट तो नहीं है। तो मेंटल फिटनेस के बारे में इंडिया में बात करना बहुत लोगों को पसंद नहीं है। ऐसा हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू है। हम जब भी WHO की हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन को डिसाइड करते हैं या बात करते हैं, उसके अंदर क्या आ जाता है कि द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट एज वेल एज मेंटल फिटनेस ऑल्सो काउंट्स।
तो दोनों ही कंडीशन अगर साथ में अच्छी रन करती है तभी एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड अच्छे से अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ कर पाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो पेशेंट्स में क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्ने इरप्शन स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हमारी बॉडी एंड माइंड टोटली कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए देखने को मिल जाती है। तो माइग्रेन जो बीमारी है, इनिशियली अगर हम इसे वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इनिशियल फेज के अंदर ही इसका जड़ से इलाज कर देते हैं, तो आगे चलकर हमें इन कॉम्प्लिकेशन से डील करना ही नहीं पड़ता है। चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे पैनिक अटैक्स है, ये सारी की सारी कंडीशन से हम कोसों दूर रहते हैं अगर हम खुश रहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में जाती है। जो स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है उसकी ना तो फिजिकल हेल्थ सफ़र करती है ना मेंटल हेल्थ, और जो इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता वहाँ फिजिकली भी बॉडी सफ़र करती है एंड मेंटली भी। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहते हुए अपनी बॉडी को फिट रखना है। अब स्ट्रेस से दूर कैसे रह सकते हैं, इतनी भागम भाग की ज़िंदगी में हम कैसे स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। किसी को ये स्ट्रेस है कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, किसी को ये स्ट्रेस है कि मेरी एजुकेशन में मैं फर्स्ट नहीं आ पा रहा, मैं अपनी क्लास में टॉप नहीं कर पा रहा। कोई भी काइंड ऑफ स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी कभी भी आ सकता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको फाइट करना, पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए उसको अपनी बॉडी एंड माइंड को इफ़ेक्ट ना करने देना। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने लिए थोड़ा सा टाइम डेली रूटीन में निकालना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हाफ एन आवर निकालो, 1 आवर निकालो, जितना भी आपको टाइम मिले, 5-10 मिनट ही काफ़ी हैं। अपने बॉडी और अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना इंपॉर्टेंट है। उससे आप कैसे कर सकते हो, जो आपकी हॉबीज़ है उनको अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करते हुए, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइजेज है, फिटनेस की अगर बात करें हम, तो कोई भी आपकी एरोबिक एक्सरसाइज है, लाइक अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको जो भी पसंद है, स्विमिंग पसंद है, आप स्विमिंग कीजिए। कुछ ना कुछ हमें डेली लाइफ के अंदर हमारी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा रेजिमेंट ऐड ऑन करना ज़रूरी हो जाता है जिससे हम मेंटली एंड फिजिकली फिट रहें। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो इन बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस जनरेटेड रहता है किसी भी कारण से, तो बहुत सारी बीमारियां हमें घेरती चली जाती है। आजकल क्यों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ओबेसिटी है, ये सारे के सारे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही तो हैं। हमारे गलत खाने पीने या गलत तरीके के लाइफस्टाइल से ही तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अदरवाइज़ पहले ये बीमारियां कम सुनने को मिलती थी, लेकिन अभी एवरी 3rd पर्सन इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। इसके पीछे यही रीज़न है, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी डेली रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप पे वर्क करना, चाहे हमारी फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, दोनों को ही हमें सही तरीके से बैलेंस करते हुए चलना है। अपनी डेली रूटीन को बैलेंस आउट करते हुए चलना है कि आप काम भी करते रहें और हमारी बॉडी भी सफ़र ना हो। उसके लिए हमें छोटी छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटी की ज़रूरत है या आउटिंग की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम लीजिए। डेली लाइफ के अंदर अगर हम इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बने रहने देंगे तो कोई ना कोई हम बॉडी में बीमारी जनरेट होनी स्टार्ट हो ही जाती है। तो हमें अगर माइग्रेन से लड़ना है, ऑलरेडी आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हो, तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि श्रेयास की पूरी टीम है आपके साथ आपकी बीमारी को डील करने के लिए, आपकी बीमारी को मैनेज करने के लिए। जब भी कोई माइग्रेन का पेशेंट आता है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि अचानक से माइग्रेन स्टार्ट हुआ कैसे। कुछ लोगों में जेनेटिक कॉजेज़ देखने को मिलते हैं कि फैमिली में मदर को माइग्रेन था, तो आगे चलकर आपकी जीन म्यूटेशंस की वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। कुछ लोगों में स्ट्रेस देखने को मिलता है, कुछ लोगों में गलत खाना पीना, ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। किस रीज़न से है माइग्रेन, है क्या है, तो आपको नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से आप कंसल्ट कीजिए।
अपनी क्वेरी को सॉल्व ज़रूर कीजिए, क्योंकि माइग्रेन को इनिशियली डायग्नोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर किसी को माइग्रेन है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर जिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है वो हमारी बॉडी भी सफ़र कर सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी माइग्रेन पेशेंट उन कॉम्प्लिकेशंस तक ना पहुँचे। उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग में ही इस बीमारी को मैनेज करना स्टार्ट कर दें। इनिशियल फेज़ में अगर माइग्रेन डायग्नोस नहीं भी हो पाता, अब क्रॉनिक कंडीशन आ भी चुकी हैं, तब भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रेयस में जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है माइग्रेन को लेकर, उसमें हम आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रमोट करते हैं। आपको एक डाइटरी रेजिमेंट दिया जाता है जो आपको फॉलो करना है। कुछ एक्सरसाइजेज आपको रिकमेंड की जाती है जो आप कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ मेडिकेशंस दी जाती है, आयुर्वेदिक हर्ब्स दी जाती हैं जो एज अ नर्वाइन टॉनिक काम करती हैं। मतलब आपके ब्रेन को स्ट्रेंथन अप करने में मदद करती है, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करती है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करती है। उससे हेल्प क्या मिलती है कि अगर किसी को माइग्रेन एपिसोड्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने स्टार्ट होते हैं और ग्रेजुअली माइग्रेन अटैक्स बंद होते चले जाते हैं अगर हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो जो भी आपको गाइडलाइंस हमारी टीम देती है या अगर आप मुझसे आकर पर्सनली क्लिनिक में मिलते हैं, आपको वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारी पेन किलर्स ले चुके होते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा चुके होते हैं, फिर भी माइग्रेन अटैक्स में आराम नहीं मिल रहा होता। तो हमें ज़रूरी क्या है समझना कि माइग्रेन एक्चुअली में कैसे जनरेट हो रही है, आपकी बॉडी में कौन से ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आराम देते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब हम पेशेंट की पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। जब पेशेंट की पूरी फिजिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री ली जाती है, उसी के हिसाब से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं विद इन अ मंथ, वो तभी फ्रूटफुल होते हैं अगर हम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, खाने पीने में जो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगे उसको फॉलो करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हमें मूव करना होता है। और इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस बीमारी को जीतना चाहते हैं, इस बीमारी से कम्प्लीटली रिकवर होना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एफर्ट अपनी तरफ से लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही सब हम आपको आपकी कंडीशन को पूरा काउंसिल करते हुए, डिस्कस करते हुए पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी माइग्रेन के बारे में समझने में, माइग्रेन से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को समझने में, और कैसे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं उसको समझने में। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाएं अपने कंडीशन को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो बेझिझक आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप क्लिनिक में आकर मुझसे मिल भी सकते हैं पर्सनली। आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी टीम आपके साथ है इस बीमारी से आपको बाहर निकालने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो हेल्प करेंगी माइग्रेन से लड़ने में। हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको अवॉइड करने से आपके माइग्रेन अटैक्स कम होते चले जाते हैं। उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब तक के लिए आप बने रहें इस चैनल पे और देखें और बहुत सारी वीडियोस जो हेल्प करेंगी आपको माइग्रेन से लड़ने में, माइग्रेन के बारे में समझने में, अपनी बीमारी को बेटर तरीके से जानने में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।